नमस्कार, आप देख रहे हैं विजय अधिवेशन न्यूज 18 इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। आज एक बेहद खास मौके पर हम आपके सामने हैं। वो खास दिन और खास लम्हा था 26 जुलाई, और आज उसी खास मौके पर बात करने के लिए हमारे साथ दो बेहद ही खास, बड़ी ही सम्मानित शख्सियत इस मंच पर मौजूद हैं। परिचय करवाना चाहती हूं, जनरल वीपी मलिक जी हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही जनरल विक्रम सिंह जुड़े हुए हैं। आप दोनों ही खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कारगिल अधिवेशन में। हम आप दोनों से बातचीत करेंगे। वीपी मलिक साहब, मेरी शुरुआत सवाल की आपसे होगी। हम सब याद करना चाहते हैं कारगिल वॉर को, लेकिन आपके मन को छू लेने वाली कोई ऐसी बात जो आज आप इस कारगिल अधिवेशन में हम सब से साझा करना चाहते हो? देखिए, वो समय कुछ बहुत नाजुक था, और जब ये लड़ाई शुरू हुई तो बहुत चुनौतियां हमारे सामने थी। सबको ये सरप्राइज़ मिला, खासकर हमारे जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी। मैं समझता हूँ हमारे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी के उनको धक्का भी लगा, क्योंकि वो 2 महीने पहले नवाज शरीफ के साथ में लाहौर डिक्लेरेशन साइन करके आए थे, और वहाँ पर उन्होंने एग्रीमेंट किया था कि अब दोनों देश लड़ेंगे नहीं, बल्कि जो भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं उनको बातचीत से सुलझाएंगे। और इंटेलिजेंस एजेंसी, हमारे पास इंटेलिजेंस भी नहीं था, तो ये लोग जो पाकिस्तानी फौजी आगे वाले जो उनके हिस्से थे, वो घुसपैठियों की ड्रेस में आए थे। तो सबने यही सोचा कि ये लोग घुसपैठी हैं और ये पाकिस्तान आर्मी नहीं है। तो काफ़ी समय लगा हमको इस बात को समझने में कि ये काम पाकिस्तान आर्मी का है। अब तो खैर सबको मालूम है कि ये सारा काम जो था वो पाकिस्तान आर्मी का था, उन्हीं की ये हुआ। तो वो चुनौतियाँ के हमारे पास दूसरी भी चुनौतियाँ थी। पहाड़ी इलाका, बहुत दुर्गम इलाका, और हथियारों की कमी, रस की, हमारे एमुनेशन की कमी। जी। और जैसा कि आपने बताया कि वो चोटियों के ऊपर दुश्मन बैठा हुआ है। लेकिन एक और जो हमको चुनौती मिली पॉलिटिकल लीडर्स से, कि आप लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस नहीं करेंगे, इंटरनेशनल बॉर्डर भी नहीं क्रॉस करेंगे जी। तो इनके बावजूद जो हमारे बहादुर जवानों ने, सैनिकों ने, और ख़ासकर हमारे जूनियर लीडर्स ने, यंग ऑफिसर्स ने जो काम किया, वो एक बहुत ही शायद मैं बोलूँगा कि दुनिया में एक बड़ी मिसाल है। तो वो ऐसा मौका था जब सरप्राइज भी मिला, और बाद में उनका काम देख के तसल्ली भी आई कि हम इनका अच्छा मुकाबला कर सकते हैं। शायद वो जो कुछ दिन थे पहले, सबको ही शक था कि हम लोग इसके ऊपर विजय कर पाएंगे या नहीं। लेकिन मैं अपनी फौज को और अपने साथियों को, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के सब साथियों को ये कहा कि सब ने मिलकर काम करने से और पॉलिटिकल डायरेक्शन भी हमको अच्छी मिली, तो हमको ये विजय हासिल हुई। जी, वीपी मलिक जी, आप बता रहे हैं कि हमें डायरेक्शन मिलती रही, बहुत ज़्यादा क्रूशियल थी सिचुएशन, लेकिन फिर भी हम लोगों ने बहुत ही धैर्य के साथ काम किया, और इस पूरे कारगिल अधिवेशन को हम जब आज सेलिब्रेट कर रहे हैं तो इसके मायने साफ है कि हमने एक मील का पत्थर 1999 में साबित कर दिया था अपने आप को। लेकिन हर एक वॉर बहुत कुछ लेसन सिखाती है। ऐसे में भारत कारगिल वॉर से क्या सीख पाया है, या फिर क्या सीखना चाहिए? इसमें काफ़ी चीज़ों की हमको सिखलाई आई। पहली तो बात यह है कि मैंने देखा है कि पॉलिटिकल जो बातचीत होती है, कई बार एग्रीमेंट भी हो जाते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि लड़ाई नहीं हो सकती। आपने देखा होगा कि कारगिल के समय भी यही हुआ, और 2 महीने के अंदर अंदर लड़ाई छिड़ गई। और अभी चीन के साथ में भी यही हो रहा है कि कितने हमने एग्रीमेंट साइन किए, पॉलिटिकल लीडर्स की बातचीत होती है, और फिर भी हमको अभी जो LAC के ऊपर काम हो रहा है। तो पॉलिटिकल कहनी में और देश की करनी में बड़ा फ़र्क है, और हमें इसलिए हमेशा हमारी फ़ौज को तैयार रहना चाहिए, और उनको अलर्ट रहना चाहिए, और जो उनके पास कमियां हैं
मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि जो भी उनकी हथियारों की या म्यूनिशन की ऐसी कमी है तो उसको वो जल्द से जल्द पूरा करें ताकि हमेशा हमारी फौज तैयार रहे। अच्छा और भी वीपी जी 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 कहिए। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। जैसे दूसरी बात ये भी थी कि लोगों ने समझा था कि न्यूक्लियर नेशंस हैं और न्यूक्लियर नेशन चाहे वो उस वक्त तो खैर नए नए थे पाकिस्तान और इंडिया, और फिर भी और लोगों ने समझा था कि लड़ाई नहीं होगी, लेकिन लड़ाई हुई। ऐसी लड़ाई चाहे आप न्यूक्लियर देश हैं या नहीं हैं, ऐसी लड़ाई जब तक आपके बॉर्डर रिजॉल्व नहीं होता, वहाँ की प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती और डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स रहते हैं, तो ये लड़ाई कभी भी हो सकती है और उसके लिए हमको तैयार रहना चाहिए। यही बात थी एलओसी के ऊपर और आज हम देख रहे हैं एलएसी के ऊपर। जी, एलओसी और एलएसी का आपने जिक्र किया। अगला सवाल भी मेरा चीन से ही जुड़ता हुआ था। दरअसल हम देख रहे हैं वीपी मलिक साहब, आप उस दौर में आर्मी चीफ रहे और किस तरह से आपने हर चीज़ को अपनी नज़र से देखा और बारीक बारीक पहलुओं को आज आप हमारे साथ कारगिल अधिवेशन में शेयर कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं। लेकिन अभी हम अगर चीन के संदर्भ में बात करें तो एलएसी पर दूसरे दौर की जो कमांडर स्तर की बातचीत है उसमें हम देख रहे हैं कि चीन अपनी सेना को पीछे नहीं हटा रहा है। इसका मतलब क्या है? एलओसी में जो हम उस वक्त कारगिल वॉर में देख रहे थे, अभी भी हम देख रहे हैं कि लगातार सिचुएशन वहां पर टेंस है, लेकिन यहाँ एलएसी चीन के संदर्भ में मौजूदा हालात को आप किस तरह भाप रहे हैं? देखिए, बातचीत चल रही है और डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर भी चल रही है और मिलिट्री लेवल के ऊपर भी चल रही है। और ये बातचीत अगर उससे हमारा हल निकलता है और हमारा मुद्दा क्या है, हमारा उद्देश्य तो ये है कि स्टेटस को एंटी, जो हालात अप्रैल 2020 में थे, वापस वहां पर पहुंच जाने चाहिए। और अगर वहां पर वो हमारे मुद्दा और हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होता है तो फिर आगे का सोचना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त बातचीत से अगर ये बात सुलझ जाए तो अच्छी बात है। और इसलिए हमको बातचीत भी करनी है और तैयार भी रहना है कि अगर हमको जरूरत पड़ती है तो हमको दूसरी कार्रवाई भी करने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन वीपी मलिक साहब, साथ ही मैं उन जवानों की शहादत का भी यहाँ पर जिक्र करना चाहती हूँ जिन्हें सिर्फ झड़प में चीन ने मार डाला, वो शहादत को चले गए। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि एक तरफ पूरी दुनिया जो कि लगातार ये महसूस कर रही है कि चीन की वजह से ही पूरे दुनिया में कोरोना फैला है, कोरोना के वक्त में सैनिकों को मारा गया, ऐसा क्यों? इस टाइमिंग को लेकर आप कुछ कहेंगे? ये टाइमिंग जो है उनका थोड़ा इसमें भी हर एक को हमको सरप्राइज होता है, अचंभा सा लगता है, क्योंकि ये सिर्फ कार्रवाई भारत के अगेंस्ट नहीं हो रही है, एलएसी के ऊपर नहीं हो रही है, ऐसे ही वो कार्रवाई जो है बाकी जगह पर भी कर रहे हैं। और इसीलिए ना सिर्फ कोरोना की वजह से पर बाकी जो उनकी हरकत रही है, चाहे वो ताइवान के अगेंस्ट है, जापान के अगेंस्ट है, या साउथ चाइना सी के में है, या जो हांगकांग में कर रहे हैं और भूटान में भी ये भी शुरू कर दिया, तो इन सब चीजों को देख के कुछ अचंभा तो फील होता है और समझ नहीं आता कि ऐसे टाइम के ऊपर उन्होंने क्यों किया। लेकिन अभी हमारे सामने जो हालात हैं उसका तो मुकाबला बिल्कुल करना चाहिए हमको। जी बिल्कुल। और साथ ही एक और महत्वपूर्ण पक्ष जिसमें हम लगातार चर्चाएं करते हैं कि सेना को फ्री हैंड दे दिया गया है। आपने वो दौर भी देखा है जब किस तरह से कारगिल का वॉर हुआ और उस दौरान किस तरह से आप ही ने, मैंने कहीं सुना और पढ़ा कि आपने हथियारों को लेकर कुछ सवाल उठाए थे। मौजूदा स्थिति को उस स्थिति से अगर आप तुलना करते हैं तो एक बड़ा फर्क देख पाते हैं आज के समय में आप? देखिए, हथियारों की बात है, पहले से अभी हमारी हालत काफ़ी अच्छी है और जो हमारे पास कमियां थी उस वक्त हमारे पास बहुत डेफिशिएंसी थी, वो ऐसी बात नहीं है। अभी हमारे पास काफ़ी अच्छे हथियार हैं और दूसरी बात ये भी है कि जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी अभी इम्प्रूव हो रहा है। अभी हमारा एक नया कोर हेडक्वार्टर है जो कारगिल के बाद में हमने एस्टैब्लिश किया लेह में, वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। तो हालात कारगिल के साथ से तो बहुत अच्छे हैं और इसीलिए अभी हम उनका कड़ा मुकाबला कर सकते हैं चीन का। तो उसमें कुछ तसल्ली है हमको। अच्छा लगता है कि इतनी हालत जैसी हमने देखी कारगिल के समय में, वैसी बुरी हालत नहीं है।
जैसे आप कह रहे हैं कि पहले जैसी हालत नहीं है, लेकिन हम सेना के फ्री हैंड पर भी बात करना चाहेंगे। सेना को कहा जाता है कि फ्री हैंड दिया गया है। पहले सेना कैसे काम करती थी, अब सेना कैसे काम करती है, वीपी मलिक साहब? हमने देखा है, मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि जब तक लड़ाई नहीं होती है तब तक सेना को फ्री हैंड नहीं होता है। और कारगिल में भी यही हुआ कि कारगिल से पहले हमारे हाथ जो थे बंधे हुए थे, और कारगिल में जब लड़ाई हुई तो काफ़ी सेना को हमको काफ़ी आज़ादी मिली अपना काम करने के लिए। और अभी भी जो हालात हैं, मैं समझता हूँ कि सेना का हाथ अपने कार्रवाई के लिए हमेशा उनको पूरी आज़ादी देनी चाहिए। उनको हाथ बांध कर नहीं उनके रखने चाहिए। ये जो चाइना स्टडी ग्रुप है, ये छोटी मोटी रोज़ाना डायरेक्शन देते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। जो फ्रंट लाइन हमारे कमांडर्स हैं, सोल्जर्स हैं, और उनको आज़ादी दी जाए तो वो लोग डिफेंसिव एक्शन भी लेंगे और ऑफेंसिव एक्शन भी लेंगे जब ज़रूरत पड़े। तो सेना के कमांडरों को आज़ादी और उनका हाथ जो है वो उसके आज़ादी देने की ज़रूरत है। और उसके लिए जो है वो सेना के जो सीनियर कमांडर हैं और पॉलिटिकल अथॉरिटी है, उनके साथ में मिलाप जरूरी है। लेकिन मौजूदा एलएसी की अगर हम बात कर रहे हैं तो जिस तरह अभी स्थिति बनी हुई है कि चीन कमांडर स्तर की बातचीत के बावजूद भी अपनी सेना को पीछे नहीं हटा रहा है, तो ऐसे में क्या स्थिति बन रही है? चीन पूरी तरह से अपने एक्शन पर लगातार लगा हुआ है। भारत को इस पूरे स्ट्रैटेजी को जो चीन अपना रहा है, किस तरह से देखना चाहिए, विक्रम साहब? देखिए, जो हमारी स्ट्रैटेजी है, मैं मोटे तौर पे आपको बताऊंगा कि इसके दो पहलू हैं। एक तो हमें जो एंड स्टेट हमने ढूंढना है, हमने हासिल करना है, वो है एविक्शन। जो चाइनीज जहां पे आए हुए हैं वो स्टेटस को एंटी वहां पे करने का, ये हमारा शॉर्ट टर्म मुद्दा है जो हमारी नेशनल स्ट्रैटेजी है उसके तहत। और इसके अंदर जैसे जनरल मलिक साहब ने बताया कि डिप्लोमेटिक मिलिट्री लेवल के ऊपर कार्रवाई जारी है, हम बातचीत कर रहे हैं और एक प्रेशर भी डाला जा रहा है चीन के ऊपर, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक, इंटरनेशनल जो हमारे और प्लेयर्स हैं उनके साथ में। तो अभी देखना है चीन किस प्रकार से इसका साथ में आगे बढ़ता है। और सपोजिंग अगर वो नहीं मानता तो फिर नेचुरली फोर्स का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री ने बड़े स्पष्ट तरीके से बताया है कि हम एक भी इंच का जो हमारी जमीन है वो हम दुश्मन को नहीं लेने देंगे। तो यकीनन एक वक्त ऐसा आएगा, अगर चीन नहीं मानता है तो शायद जो एक मिलिट्री ऑप्शन है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। स्ट्रेटजी जो है अभी अगर हम देखते हैं लॉन्ग टर्म, देखिए चीन ने हमारे साथ विश्वासघात किया है और ये किया है 58 इयर्स के बाद। 1962 के बाद 75 के अंदर मुठभेड़ हुई थी, लेकिन उसके बाद नहीं हुई। तो 75 के बाद में जो एक हमारा एक दस्तूर, एक रवैया रहा है चीन के साथ में, वो बड़ा ठीक ठाक रहा है, अच्छे हमारे संबंध थे। आपने देखा किस प्रकार से एक दोस्ताना था प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच में। तो ये एक किस्म का विश्वासघात किया है चीन ने। अभी जो हमारी दूरंदेशी, जो हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है, वो हमें इस चीन के विश्वासघाती जो उसका एक नजरिया है उसको मद्देनजर देख के बनानी पड़ेगी। और हमें अभी देखना पड़ेगा कि जो हमारा कॉम्बैट पावर है उसको हम मजबूत करें, हमारा कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर उसको हम मजबूत करें, हमारी जो इंटेलिजेंस एक्विजिशन की जो काबिलियत है, खासकर एस्टिमेटिव इंटेलिजेंस, जहां से कि दुश्मन क्या, उसका इंटेंट क्या है, उसको जानने के लिए वो इंटेलिजेंस को हमने हासिल करना है। हमने ऑल्सो देखना है कि इस वक्त इंटरिम के अंदर जब हमारे पास वो इतनी काबिलियत नहीं है उसे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, देखिए इस वक्त हमारे पास जो कॉम्बैट पावर है वो डिफेंसिव ऑपरेशंस के लिए, लेकिन अगर हमने चीन को मुंह तोड़ जवाब देना है तो हमें और कॉम्बैट पावर जैसे कि माउंटेन स्ट्राइक कोर है, जो कि अभी सुनने में आया है, गवर्नमेंट उसके ऊपर दोबारा गौर कर रही है, उसे हमें बनाना पड़ेगा। लेकिन जब तक वो तैयार नहीं होती है, हमें जो हमारे लाइक माइंडेड फ्रेंड्स, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, डेमोक्रेसीज हैं, उनके साथ मिलके हमें एक काउंटरवेलिंग, एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस करना पड़ेगा मिलिट्री पावर इक्वेशन का रीजन के अंदर, जो कि नहायत जरूरी है और ये हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। विजय दिवस में आप दोनों ने अपने विचार हमारे साथ जोड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों ही कारगिल वॉर के दौरान किस तरह से मजबूत जिम्मेदारियों से जुड़े रहे और उस एक्सपीरियंस के साथ साथ आज के वक्त में उन अनुभवों से हम क्या सीख सकते हैं, इसके बारे में आपने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।